एक बेकसूर राजकुमारी जो अपने पिता के लालच और षड्यंत्र का शिकार बनी, वह एक ऐसी विषकन्या बन गई जिसकी खूबसूरती के पीछे छुपा था जानलेवा जहर। क्या राजा सत्यवीर उसकी चालाकी को समझ पाएगा या उसका राज्य एक दुष्ट राजा रक्तानंद की साजिश का शिकार हो जाएगा? ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। बहुत समय पहले किसी राज्य में सत्यवीर नाम का एक राजा था जो बहुत ही दयालु और ईमानदार था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्य करता, इसलिए प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। राजा बाढ़ और अकाल के समय खजाने का मुंह खोल देता था। ऐसे समय में वह प्रजा का लगान माफ कर देता और अपनी ओर से प्रजाजनों को अनाज, कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुएं देकर उनकी सहायता करता था। ईश्वर की कृपा और राजा के अच्छे प्रयासों के कारण राज्य में लंबे समय से कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई थी, इसलिए राज्य की प्रजा दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही थी। राजा में एक गुण और भी था, वह बुद्धिमान, ज्ञानी और साधु महापुरुषों का बड़ा सम्मान करने वाला था। वह उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता था। उसके राज्य में एक बहुत बड़ा जंगल भी था। इस जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे और ये सभी ऋषि मुनि राज्य के सच्चे हितैषी थे। ये लोग राज परिवार के साथ साथ प्रजाजनों के होनहार बच्चों को भी अपने आश्रम में रखकर शिक्षा देते थे और शेष समय में तप करते थे। सभी ऋषि मुनि राजा से बहुत प्रसन्न रहते और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि राजा सत्यवीर और उसका राज्य सभी दैवी प्रकोपों से बचा रहे और खूब फले फूले। राजा के पड़ोस में भी एक राज्य था। उस राज्य का राजा रक्तानंद बहुत दुष्ट, चालाक और अत्याचारी था। वह अपनी प्रजा को तरह तरह से सताया करता था। महामारी, अकाल और बाढ़ जैसी दैवीय आपदाओं के समय प्रजा की सहायता करना तो दूर की बात थी, वह तो उनसे पूरा लगान वसूल करता था और न देने की स्थिति में उन्हें कोड़ों से मारता था। दुष्ट राजा रक्तानंद के राज्य में लुटेरे और दुष्कर्म करने वाले खुलेआम घूमते थे। उसके राज्य में स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए चारों ओर भय फैला हुआ था। ऋषि मुनियों और साधु संतों ने उसका राज्य न जाने कब का छोड़ दिया था। राजा रक्तानंद में सभी दुर्गुण थे। वह हमेशा बीमार और परेशान रहता था, किंतु उसे अपनी परेशानियों की कोई चिंता नहीं थी। वह हमेशा राजा सत्यवीर और उसकी प्रजा की खुशहाली से चिंतित रहता था। राजा रक्तानंद हमेशा ऐसे प्रयास करता रहता था जिनसे राजा सत्यवीर और उसकी प्रजा को कष्ट पहुंचे। वह कभी अपने राज्य के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को राजा सत्यवीर के राज्य में भेजकर लूट और चोरी करवाता, तो कभी मवेशी छोड़कर उसकी फसलें नष्ट करवा देता। लेकिन राजा सत्यवीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके अपने सैनिक राजा रक्तानंद के अपराधी लोगों को पकड़कर बंदीगृह में डाल देते और मवेशियों को पकड़कर जरूरतमंद लोगों को दे देते। इस प्रकार राजा रक्तानंद राजा सत्यवीर और उसकी प्रजा को परेशान करने के लिए अनेक प्रयास कर चुका था, परंतु अब तक उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए थे। एक बार राजा रक्तानंद ने राजा सत्यवीर के राज्य पर आक्रमण करने का विचार भी बनाया, लेकिन वह इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। रक्तानंद की प्रजा उससे डरती अवश्य थी, किंतु मन ही मन उससे घृणा करती थी। उसके राज्य के कर्मचारी और सैनिक भी उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं थे। इसी कारण रक्तानंद ने राजा सत्यवीर पर आक्रमण करने का विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दिया, लेकिन राजा सत्यवीर के राज्य को हड़पने का विचार वह कभी नहीं निकाल सका। इसके लिए वह बस एक शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उधर राजा सत्यवीर बहुत बूढ़ा हो चुका था। उससे राजकाज ठीक से नहीं संभलता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था चंद्रकेतु, जो अपने पिता की ही तरह नेक, परोपकारी और धर्मप्रिय था। राजकुमार की आयु 20 वर्ष की हो चुकी थी। उसने राज्य के ज्ञानी और ध्यानी ऋषि मुनियों से सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली थी और वह अब राज्य के कार्य कुशलता पूर्वक करने योग्य बन गया था। एक बार राजा सत्यवीर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई और उसके बचने की कोई आशा नहीं रही। राज्य भर के हकीमों और वैद्यों ने उसका इलाज किया, किंतु सफलता नहीं मिली और अंततः एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। राजा सत्यवीर की मृत्यु के बाद उसके बेटे को नया राजा बनाया गया। नया राजा सभी प्रकार से नेक, परोपकारी और प्रजा का हितैषी था, इसलिए राज्य में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और राजकार्य पहले की ही तरह सुगमता से चलता रहा। राजा चंद्रकेतु का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उसके पिता ने सोचा था कि जैसे ही राजकुमार की शिक्षा पूरी हो जाएगी, वह किसी अच्छी, सुंदर और सुशील राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा और राजपाट उसी को सौंप देगा। लेकिन राजकुमार की शिक्षा पूरी होते ही राजा सत्यवीर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार की माता, जो बहुत सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला थी, उसने राज्य के कर्मचारियों की सहायता से राजकुमार के लिए उपयुक्त राजकुमारी की खोज आरंभ कर दी। इसी बीच दुष्ट राजा रक्तानंद को भी यह समाचार मिल गया कि राजकुमार के विवाह के लिए राजकुमारी की खोज की जा रही है। वह तो ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में था। उसकी एक बेटी थी। राजा रक्तानंद ने अपनी बेटी और राजकुमार के विषय में लंबे समय तक विचार किया और अंत में एक भयावह निर्णय लिया। उसने अपनी बेटी को विषकन्या बनाने का निश्चय किया। यह निर्णय उसने किसी को नहीं बताया, न अपनी रानी को, न ही राजकुमारी को। दुष्ट राजा ने अपने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को बुलाया और उसके साथ गुप्तचर विभाग के प्रमुख के पास पहुंचा। राजा के गुप्तचर विभाग का प्रमुख एक वृद्ध व्यक्ति था। वह नगर के बाहर जंगल में एक खंडहर के नीचे बने शानदार तहखाने में रहता था। इस खंडहर और उसके नीचे बने तहखाने की जानकारी राजा रक्तानंद और उसके कुछ विश्वास पात्र लोगों को छोड़कर किसी और को नहीं थी।
पूरे राज्य में इस खंडहर को शापित स्थान माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि वहाँ दुष्ट आत्माएं रहती हैं जो जीवित मनुष्यों का खून पीती हैं। इस खंडहर के पास दिन हो या रात जो भी व्यक्ति गया वह जीवित वापस नहीं लौटा, इसलिए लोगों ने उस खंडहर की ओर जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। एक रात राजा रक्तानंद अपने विश्वास पात्र गुप्तचर के साथ उस खंडहर के नीचे बने तहखाने में पहुंचा। वहां उसने उस वृद्ध गुप्तचर प्रमुख से मुलाकात की और अपनी भयावह योजना बताई। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को विषकन्या बनाया जाए। मैं नए राजा चंद्रकेतु के पास जाकर पहले अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा याचना करूंगा, उसके बाद अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव रखूंगा। नया राजा नेक और दयालु है, इसलिए वह मुझे माफ कर देगा और मेरी बेटी की रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर निश्चित ही वह उससे विवाह कर लेगा। विवाह के बाद मेरी बेटी, जो कि एक विषकन्या होगी, उसके साथ रात बिताएगी और अगली सुबह नया राजा जीवित नहीं बचेगा। उसी समय मैं उसके राज्य पर आक्रमण कर दूंगा और उसे अपने राज्य में मिला लूंगा। यह सुनकर गुप्तचर विभाग का प्रमुख, जो अब भी भीतर से थोड़ा मानवता से भरा था, स्तब्ध रह गया। उसने राजा को समझाने का प्रयास किया और बोला, महाराज, यह कार्य अत्यंत पापपूर्ण है। अपनी ही बेटी की जिंदगी को इस तरह बर्बाद मत कीजिए। ईश्वर भी इसे क्षमा नहीं करेगा। लेकिन दुष्ट राजा ने उसकी एक न सुनी। वह क्रूर स्वर में बोला, मेरे राज्य में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो इस कार्य के योग्य हो, और यदि कोई सुंदर लड़की मिल भी जाए तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि नया राजा किसी सामान्य स्त्री से विवाह नहीं करेगा। वह तो केवल राजकुमारी से ही विवाह करेगा। गुप्तचर प्रमुख ने राजा को अनेक सुझाव दिए, उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर दुष्ट राजा ने किसी की बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर वृद्ध गुप्तचर प्रमुख ने राजकुमारी को विषकन्या बनाने के लिए सहमति दे दी। दुष्ट राजा संतुष्ट और प्रसन्न होकर अपने महल लौट आया। अगले दिन आधी रात के समय राजा रक्तानंद ने अपनी बेटी को बुलाया और उसे अपने साथ चलने का आदेश दिया। राजा ने राजकुमारी को केवल इतना बताया कि उसे एक गुप्त स्थान पर ले जाया जा रहा है, जहां उसे कुछ समय तक रहना होगा। उसने कहा, वहाँ तुम्हारा एक विशेष उपचार किया जाएगा। इससे तुम्हारे रूप में निखार आ जाएगा और तुम पहले से भी अधिक सुंदर बन जाओगी। बेचारी राजकुमारी, जो अपने रूप सौंदर्य को और निखारना चाहती थी, अपने पिता की बातों पर विश्वास कर बैठी। वह बिना किसी संदेह के उसके साथ महल के एक गुप्त मार्ग से निकल पड़ी। इस समय दुष्ट राजा और राजकुमारी के साथ कोई सैनिक या गुप्तचर नहीं था। दुष्ट राजा अपने घोड़े को रात के अंधेरे में बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था और उसके पीछे राजकुमारी बैठी थी, भय और अनजाने संशय से कांपती हुई। राजा ने नगर की सीमा पार की और घने जंगलों में प्रवेश किया। कुछ समय तक वह कंटीले और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर आगे बढ़ता गया, जब तक कि वह उस खंडहर तक नहीं पहुंच गया जहां प्रधान गुप्तचर रहता था। प्रधान गुप्तचर को पहले से ही दुष्ट राजा की योजना की पूरी जानकारी थी। वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही दुष्ट राजा वहां पहुंचा, उसने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया और राजकुमारी सहित उसे खंडहर के नीचे बने तहखाने में ले गया। राजकुमारी अब अत्यंत भयभीत हो चुकी थी। वह अपने पिता से बहुत डरती थी, इसलिए कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पा रही थी। दुष्ट राजा ने प्रधान गुप्तचर को अलग ले जाकर कुछ बातें की और फिर राजकुमारी को वहीं छोड़कर महल लौट गया। वृद्ध गुप्तचर ने राजकुमारी के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया। उसने उसे थोड़ा बहुत भोजन दिया और फिर विशेष रूप से तैयार किए गए एक कक्ष में सुला दिया। अगले दिन से राजकुमारी को विषकन्या बनाने का कार्य आरंभ हो गया। पहले उसे साधारण प्रकार के विष दिए गए, इसके बाद धीरे धीरे उसे तेज असर वाले विष दिए जाने लगे और हर दिन उनकी मात्रा बढ़ा दी गई। राजकुमारी को आरंभ में विष लेने के बाद बड़ी बेचैनी होती थी। उसके शरीर में आग सी पैदा हो जाती थी और उसे लगता था कि उसका सिर फट जाएगा। कई बार तो उसे विष देने के बाद उल्टियां भी हुई, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होता गया और कुछ समय बाद विष लेना राजकुमारी की आदत बन गई। उसे विष मिलने में थोड़ा सा भी विलंब हो जाता तो वह बेचैन हो उठती। यह सब लगभग 8 माह तक चलता रहा। इसके बाद विषक कन्या तैयार करने का दूसरा चरण आरंभ हुआ। राजकुमारी के लिए खतरनाक घातक विष वाले नाग सांप मंगवाए गए और उनका विष निकालकर उसे दिया जाने लगा। यह क्रम लगभग 2 माह तक चला। राजकुमारी इतनी विषैली हो चुकी थी कि उस पर नाग के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन एक नाग को राजकुमारी के सामने लाया गया। सुबह का समय था। राजकुमारी नाग को देखकर पहले तो कुछ डरी, लेकिन कुछ ही पलों में सामान्य हो गई। अब वृद्ध प्रधान गुप्तचर के कहने पर उसने अपना मुंह खोला और जीभ बाहर निकाल दी। उसी क्षण नाग ने उसकी जीभ पर पूरी ताकत से फन पटक कर डसा। सांप को शायद पहले से ही जीभ पर डसने का अभ्यास कराया गया था। राजकुमारी के शरीर में आग सी जल उठी और उसका सिर फटने लगा। वह लहराई और जमीन पर लेट गई। वृद्ध गुप्तचर ने उसे एक बिस्तर पर लिटाया और पास खड़ा उसे देखता रहा। राजकुमारी अचेत नहीं थी। वह नाग के विष के नशे में थी। आज उसे बहुत आनंद आ रहा था। दुनिया को भयानक दिखने वाला नाग उसे बड़ा प्यारा लग रहा था। वह नशे की स्थिति में दोनों आंखें बंद किए नाग के साथ खेलती रही। वह सांप को पकड़ती, सांप उसे काटता और वह उसे छोड़ देती।
राजकुमारी यह स्वप्न पूरे दिन और पूरी रात देखती रही। अगले दिन जब राजकुमारी उठी तो वह सामान्य स्थिति में थी। वह स्नान करके वृद्ध प्रधान गुप्तचर के पास पहुंची। वह नाग पहले से मौजूद था। पिछले दिन की तरह सांप ने राजकुमारी की जीभ पर फिर से डसा। राजकुमारी पहले की तरह नशे में अचेत होकर गिर पड़ी, लेकिन इस बार उस पर सांप के विष का कम प्रभाव पड़ा और रात होते होते वह होश में आ गई। सांप का विष लेना धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। यह क्रम 2 माह तक चलता रहा। इसके बाद राजकुमारी के सौंदर्य वर्धन के प्रयास आरंभ हो गए। उसके लिए तरह तरह की जड़ी बूटियों के लेप तैयार किए गए और मानव रक्त तथा गद्दी के दूध की व्यवस्था की गई। राजकुमारी को प्रतिदिन पहले जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाता, इसके बाद मानव रक्त से और फिर गद्दी के दूध से स्नान कराया जाता था। अंत में नाग से डसवाकर सुला दिया जाता था। राजकुमारी पर अब नाग के विष का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। वह 1-2 घंटे उसके विष के नशे में रहती और फिर सामान्य हो जाती। कुछ ही समय में यह स्थिति भी समाप्त हो गई और राजकुमारी नाग के साथ इस प्रकार खेलने लगी मानो वह बच्चों का खिलौना हो। राजकुमारी को खंडहर के नीचे बने आरामदायक तहखाने में रहते रहते लगभग 1 वर्ष हो चुका था। इस बीच उसे विष लेने के साथ ही साथ और भी बहुत कुछ सिखाया गया था। उसे संगीत, गायन और नृत्य की शिक्षा दी गई। मदीना पीने का भी अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही साथ उसे पुरुषों को मोहित करने की कला का भी प्रशिक्षण दिया गया। इन सब चीजों ने राजकुमारी का पूरा जीवन ही बदल दिया था। राजकुमारी अब पहले जैसी राजकुमारी नहीं रह गई थी। अब उसका रूप और सौंदर्य पहले से कई गुना बढ़ गया था और उसकी आंखों में गजब की सम्मोहन शक्ति पैदा हो गई थी। राजकुमारी की सुंदर आंखें इस प्रकार हो गई थीं कि यदि कोई उसकी आंखों में देख लेता तो फिर अपनी आंखें हटा नहीं सकता था। इतना ही नहीं, उसकी आंखों की सम्मोहन शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अपनी शक्ति के बल पर धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। एक दिन राजकुमारी वृद्ध प्रधान गुप्तचर के कक्ष में बैठी सांप के विष की प्रतीक्षा कर रही थी। सांप को लाने में विलंब के कारण वह कुछ अशांत दिखाई दे रही थी। कुछ दिन पहले एक नाग की मृत्यु हो गई थी और दूसरा नाग कुछ सुस्त दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद एक सेविका सांप लेकर आ गई। सांप को थैले से बाहर निकाला गया और राजकुमारी के मुंह के पास लाया गया। सांप ने राजकुमारी की ओर देखा और अपना फन पीछे कर लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह राजकुमारी से भयभीत हो। समय पर विष न मिलने के कारण राजकुमारी की बेचैनी क्रोध में बदल गई। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर सांप को पकड़ लिया और उसे काट डाला। एक आश्चर्य हुआ, सांप तड़पा और मर गया। पास खड़े प्रधान गुप्तचर ने यह देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। राजकुमारी पूरी तरह विषकन्या बन चुकी थी। उसके विष के प्रभाव से ही नाग की मौत हुई थी। वास्तव में राजकुमारी की सांसें तक इतनी घातक हो चुकी थीं कि उसके विष के प्रभाव से किसी की भी मृत्यु हो सकती थी। प्रधान गुप्तचर ने यह शुभ समाचार दुष्ट राजा के पास भेजा। दुष्ट राजा ने जब यह सुना कि उसकी बेटी सफल विषकन्या बन गई है तो वह अत्यंत खुश हुआ। उसने समय बिल्कुल नष्ट नहीं किया और अगले दिन आधी रात के समय प्रधान गुप्तचर के पास जाकर राजकुमारी को महल में ले आया। उसने एक दिन पहले ही राजकुमारी के महल में बड़े ही गुप्त ढंग से 1 दर्जन नाग, सांप और अन्य आवश्यक चीजों की व्यवस्था कर दी थी। दुष्ट राजा ने विषकन्या बनी राजकुमारी के विषय में किसी को नहीं बताया था, इसलिए राजकुमारी से किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। अभी तक रानी अपनी बेटी, राज परिवार और सभी लोगों को यह बता चुकी थी कि राजकुमारी कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण लेने के लिए 1 वर्ष के लिए दूर देश गई हुई है। अब राजकुमारी के आ जाने के बाद उससे मिलने पर लगे प्रतिबंध से उसकी असलियत कभी भी खुल सकती थी और दुष्ट राजा की घातक योजना का भंडाफोड़ हो सकता था। इसलिए दुष्ट राजा ने शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने का निश्चय किया। दुष्ट राजा ने अपने विश्वास पात्र महामंत्री और सेनापति को बुलाया और उनके साथ विचार करने के बाद नए राजा के पास राजकुमारी के विवाह का संदेश भेजा। राजा चंद्रकेतु ने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति का स्वागत किया और विवाह प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अपने राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित और अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया। सभी ने दुष्ट राजा की राजकुमारी के साथ विवाह के विषय को बड़ी गंभीरता से लिया और इस पर खुलकर अपने मन की बात कही। कुछ लोगों का विचार था कि दुष्ट राजा बहुत चालाक और मक्कार है। इस विवाह के पीछे निश्चित रूप से उसकी कोई चाल होगी, इसलिए इस विवाह से इनकार कर देना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मत था कि राजकुमारी बहुत सुंदर है और इस विवाह से 2 शत्रु राज्य एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे, इसलिए यह विवाह अवश्य किया जाना चाहिए। पूरा दिन इस विषय पर तरह तरह की बातें होती रहीं, किंतु कोई निर्णय नहीं ले सका। राजा चंद्रकेतु नेक और सहृदय था, किंतु उसके पास अनुभव की कमी थी, इसलिए वह कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था। अंत में यह निर्णय किया गया कि पहले रानी दुष्ट राजा के पास जाएगी और राजकुमारी से स्वयं मिलेगी। इसके बाद विवाह के संबंध में विचार किया जाएगा। राजा चंद्रकेतु ने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति को इस निर्णय से अवगत करा दिया और उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। दुष्ट राजा को राजा चंद्रकेतु का यह निर्णय अच्छा लगा। उसे राजकुमारी के गुणों के विषय में प्रधान गुप्तचर ने सब बता दिया था, इसलिए दुष्ट राजा अपनी बेटी को राजा चंद्रकेतु की रानी माँ को दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने राजकुमारी के महल के पीछे के बाग को बहुत अच्छी तरह साफ कराया और उसकी सजावट कराई। इसके बाद राजा चंद्रकेतु की रानी माँ को निमंत्रण भेज दिया गया। दुष्ट राजा ने रानी के आगमन पर राजकुमारी के महल के बगीचे में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें दुष्ट राजा के सीमित लोग और रानी माँ के अतिरिक्त कोई नहीं था। राजकुमारी ने इस आयोजन में एक बहुत अच्छी नृत्य की। रानी माँ राजकुमारी के रूप के साथ ही
उसके गुणों पर भी मोहित हो गई और रिश्ता पक्का करके अपने राज्य में वापस लौट गई। राजकुमारी और राजा चंद्रकेतु का रिश्ता तय हो जाने के बाद दोनों राज्य के राजपुरोहित एक दूसरे से मिले और विवाह की तिथि निश्चित की गई। राजकुमारी के विवाह के अवसर पर पूरे राज्य को सजाया गया और दुष्ट राजा के महल में शानदार प्रकार की भोजन की व्यवस्था की गई। यह पूरा कार्य दुष्ट राजा के महामंत्री ने स्वयं अपनी देखरेख में कराया। विवाह के दिन राजा रक्तानंद का राजमहल और उसके आसपास के भवन ऐसे जगमगा रहे थे मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। निर्धारित समय पर नए राजा साथ ही आ गए। रात का अंधेरा होते होते बारात तैयार हो गई। इस बारात में राजा चंद्रकेतु के कुलगुरु भी आए थे। कुलगुरु बड़े दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी थे। वे जंगल में रहते थे और जप और तप करते थे। वह राजा चंद्रकेतु के विशेष अनुरोध पर इस बारात में आए थे। कुलगुरु के पास एक पालतू भेड़िया था जो उनके साथ हमेशा रहता था। इस बारात में भी कुलगुरु का भेड़िया उनके साथ आया था। राजा चंद्रकेतु की बारात बड़ी शानदार थी। आगे आगे राजा घोड़ी पर सवार था और उसके पीछे गुलाबी पगड़ी पहने सजदे धजे बाराती थे। दुष्ट राजा ने बाराती का बड़े प्रसन्न मन से स्वागत किया। आज वह बहुत खुश था। उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। बारात के स्वागत सत्कार की व्यवस्था राजकुमारी के महल के बगीचे में की गई थी। यहाँ एक शानदार मंडप सजाया गया था। बारात के स्वागत सत्कार के बाद एक खुले मंच पर राजा चंद्रकेतु को बिठाया गया। इसी समय वरमाला लिए हुए राजकुमारी आ गई और दूल्हा बने राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा के पास उसके कुलगुरु अपने भेड़िए के साथ खड़े थे जो बड़े ध्यान से राजकुमारी की ओर देख रहे थे। राजकुमारी दृष्टि नीचे किए हुए थी, इसलिए कुलगुरु कुछ समझ नहीं पा रहे थे, किंतु उन्हें राजकुमारी कुछ असामान्य दिखाई दे रही थी। उसी समय राजकुमारी ने दृष्टि ऊपर की। वह राजा चंद्रकेतु को देखना चाहती थी, किंतु उसकी दृष्टि राजा चंद्रकेतु के स्थान पर कुलगुरु से जा टकराई। राजकुमारी की दृष्टि मिलते ही कुलगुरु की समझ में सब कुछ आ गया। हमेशा शांत रहने वाले कुलगुरु के चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए तनाव के लक्षण उभर आए। उन्होंने पल भर में ही एक कठोर निर्णय ले लिया। राजकुमारी राजा चंद्रकेतु के बहुत निकट आ गई थी और उन्हें जयमाला पहनाने ही जा रही थी। अचानक कुलगुरु ने अपने भेड़िए को संकेत दिया। भेड़िया अपने स्थान से उछला और सीधा राजकुमारी की छाती पर सवार हो गया। राजकुमारी भेड़िए के आक्रमण को सह नहीं सकी और घबराकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह तुरंत संभल गई। उसने जयमाला फेंकी और भेड़िए का सिर पकड़कर अपनी गर्दन में भर लिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखने वाले देखते ही रह गए। भेड़िया जमीन पर पड़ा था और विष के प्रभाव से उसके मुंह से झाग निकल रही थी। वह कुछ पल तड़पा और फिर शांत हो गया। राजकुमारी अब पूरी तरह संभल चुकी थी। उसे राजा चंद्रकेतु के कुलगुरु पर बड़ा क्रोध आ रहा था। इसी कुलगुरु के भेड़िए ने उस पर आक्रमण किया था, इसलिए वह फुफकारती हुई कुलगुरु की ओर बढ़ी। कुलगुरु के पास ही रक्षक खड़ा था। उसने कुलगुरु की जान खतरे में देखी तो वह राजकुमारी पर झपटा। राजकुमारी क्रोध में थी। उसने रक्षक का भी वही हाल किया जो कुलगुरु के भेड़िए का किया था। इन दो मौतों से दोनों पक्षों के लोगों की समझ में आ गया कि राजकुमारी विषकन्या बन चुकी है। वे दुष्ट राजा की दुष्टता से पहले से ही परिचित थे। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि दुष्ट राजा ने राजा चंद्रकेतु के राज्य को हड़पने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। राजकुमारी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कुलगुरु की ओर देखा और उनकी ओर झपटी। तभी कुलगुरु का दाहिना हाथ ऊपर उठा और वह कुछ बुदबुदाए। अचानक फिर एक चमत्कार हुआ और राजकुमारी झाड़ी जैसे एक छोटे से पौधे में बदल गई। इस पौधे पर सुंदर फूल खिले हुए थे। दुष्ट राजा और उसके साथियों ने राजकुमारी की यह स्थिति देखी तो उन्होंने भयंकर रूप धारण करके कुलगुरु पर आक्रमण कर दिया। कुलगुरु अभी भी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दुष्ट राजा और उसके साथियों को कांटेदार बबूल जैसे वृक्ष और झाड़ियों में बदल दिया। इस प्रकार दुष्ट राजा और उसके साथियों का आतंक समाप्त हो गया। उसकी प्रजा ने सुख और चैन की सांस ली और कुलगुरु को प्रणाम करके उनसे अनुरोध किया कि राजा चंद्रकेतु उनके राज्य की बागडोर संभाल ले। राजा चंद्रकेतु अभी तक कुलगुरु के पास खड़ा आश्चर्य से सब देख रहा था। उसकी समझ में सब आ गया था। आज कुलगुरु ने उसके साथ ही उसके राज्य की भी रक्षा की थी। उसने कुलगुरु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से दुष्ट राजा के राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया। कहते हैं कि राजकुमारी के शरीर के सभी अंगों में विष भरा था, इसलिए कंध के सभी अंग, फूल, पत्तियां, जड़ आदि विषैले होते हैं। इस प्रकार दुष्ट राजा का षड्यंत्र अपने ही षड्यंत्र में फंस गया। एक बेकसूर राजकुमारी जो अपने पिता के लालच और पाप का शिकार बनी, अंततः एक पौधे का रूप लेकर धरती पर अमर हो गई। उस विषकन्या की देह में भरे जहर ने ही उसे कंधल नामक पौधे का रूप दिया, जिसके हर अंग में आज भी वही घातक विष भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि यह कहानी केवल दो राजाओं की नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई की सनातन लड़ाई है, जहां एक ओर नेक राजा और उसके कुलगुरु जैसे लोग सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाते हैं, वहीं दुष्ट राजा और उसके षड्यंत्र हमें यह सिखाते हैं कि छल और लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। राज्य की प्रजा ने राहत की सांस ली और नए राजा की छत्र छाया में फिर से शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। लेकिन कंध का पौधा अपने विषैले
फूलों के साथ आज भी हमें यह याद दिलाता है कि यदि इंसान अपनी त्वाकांक्षा और लालच में अंधा हो जाए तो सबसे प्यारे अपने भी शिकार बन जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियां उसे वैसा बना देती हैं। सच्चा नेतृत्व वही है जो केवल शत्रु को हराने के लिए कठोर न बने, बल्कि उसे सुधारने की शक्ति भी रखे। और सबसे बड़ी बात, करुणा वह दीपक है जो सबसे अंधेरी आत्मा में भी रोशनी भर सकता है। तो दोस्तों, जब भी जीवन में आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको विरोधी लगे, याद रखिए कि शायद उसके भीतर भी अच्छाई छिपी है जिसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। सच्चा विजेता वही है जो दिल जीतता है, न कि केवल युद्ध। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।